हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज अपन पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग अपने को दी गई है, अपने सिलेबस में कौन सी बॉन्डिंग है। तो फॉलोइंग थ्योरीज आर गिवन टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉलोइंग थ्योरीज आर गिवन, कौन कौन सी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। सेकेंड वन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी। थर्ड वन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। और फोर्थ होता है लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी एलएफटी। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसके अंदर ये वाली चार थ्योरी गिवन है, वीबीटी, सीएफटी, एमओटी और एलएफटी। और अपने जो सिलेबस में गिवन है वो यहाँ पर है वीबीटी और सीएफटी। लेकिन इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए फॉलोइंग 4 थ्योरीज आर गिवन। अब इनमें से अपन इन दोनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखो वीबीटी में क्या बताया गया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट लिखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोल देते हैं वीबीटी। देखो सबसे पहले वीबीटी है, इसको बताया था पॉलिंग, पॉलिंग ने इसको एक्सप्लेन किया था और इन्होंने इसको बेस माना था कोवलेंट बॉन्डिंग पर। कोवलेंट बॉन्डिंग है यानी शेयरिंग है, उसके ऊपर बेस्ड मानना था, शेयरिंग पे बेस्ड मानना था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसको किसने बताया था, पॉलिंग ने बताया था। और किस पे बेस्ड थी, कोवलेंट बॉन्डिंग पे बेस्ड थी। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड थे, लिखो पॉइंट्स इंक्लूडेड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन कौन से पॉइंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इंक्लूड किए गए थे और इसके बेसिस पे इन्होंने बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका कलर क्या होता है, इन सब के बारे में इन्होंने बताया था। तो देखो सबसे पहले इसके पॉइंट्स बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि सबसे पहले मेटल अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके केटाइन का फॉर्मेशन करता है। जनरली क्या होता है, मेटल केटाइन का फॉर्मेशन करता है, न्यूट्रल भी हो सकता है हालांकि, लेकिन मैं जनरली वर्ड काम में ले रहा हूं। जनरली मेटल क्या करता है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके इक्वल इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटाइन का फॉर्मेशन करता है। तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल, या सेंट्रल मेटल भी बोल सकते हो आप इसको, सेंट्रल मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म केटाइन। सबसे पहले मेटल है वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके किसका फॉर्मेशन करेगा, केटाइन का। उसके बाद में देखो नाउ मेटल फॉर्म वैकेंट ऑर्बिटल, नाउ मेटल फॉर्म वैकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो सेकेंड वन, सबसे पहले मेटल ने क्या किया, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके केटाइन बना लिया। उसके बाद में उसके पास में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसके बराबर, बेटा जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है मेटल के पास में। तो नाउ मेटल्स फॉर्म वैकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल वैकेंट ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती है। और ये वैकेंट ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट है दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स, these vacant orbitals are formed hybrid orbitals.
कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स आर फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितने वैकेंट ऑर्बिटल है उतने क्या बन जाएंगे उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो इसके बाद में देखो क्या होगा, सबसे पहले मेटल है, जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था उतने इलेक्ट्रॉन निकाले। फिर मेटल ने देखा कि उसको कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, उतने उसने वैकेंट ऑर्बिटल्स है उसको अवेलेबल करवाया, और वो वैकेंट ऑर्बिटल ने क्या किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। अब क्या होगा, नाउ fulfilled orbitals, now fulfilled orbitals of ligands undergoes to axial overlapping with these vacant hybrid orbital, with these vacant hybrid orbitals and geometry of complex will determine। देखो क्या बताया आपको, मेटल का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतनी वो क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। और ये वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड के फुलफिल्ड ऑर्बिटल यानी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज ही तो लिगेंड होती है, तो लोन पेयर के साथ में वो क्या करते हैं, आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं। एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स विल डिटरमाइन, ओवरलैप करेंगे तो उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा, उससे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ये डिटरमाइन करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं नाउ फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड अंडरगो एक्सियल ओवरलैपिंग विथ vacant hybrid orbital and form coordinate bond and form, इधर ये भी लिख सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जानते हो अपन, एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी डिटरमाइन। उतारो 4 पॉइंट बताएं। सबसे पहले क्या करेगा, मेटल है अपना जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, लूज करेगा, केटाइन का फॉर्मेशन करेगा। फिर जितने उसको कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने वो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा। फिर ये वैकेंट ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग के थ्रू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके बेसिस पे उसका हाइब्रिडाइजेशन और कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री डिटरमाइन होगी। क्लियर हुआ? अब देखो, जैसे मैं इसका 4th वाले पॉइंट को थोड़ा एक एग्जांपल से बता देता हूं, देखिएगा। मान लो कि आपके पास में देखा है एग्जांपल है CONS3 हॉल 6 3+, ये दे रखा है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, मेटल है उसके पास में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल को बनाएगा, ये कितने वैकेंट ऑर्बिटल बनाएगा 6। फिर ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, यानी इक्वल एनर्जी के अंदर चले जाएंगे, और इसके बेसिस पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन होगा, ज्योमेट्री डिटरमाइन होगी। और 6 के केस में हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होता है या d2sp3 होता है, वहां पर ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये कोबाल्ट होगा ना, ये कितने वैकेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा 6, ऐसे। फिर ये अमोनिया क्या करेगा, ये इसके पास में लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर के साथ में इसके शेयरिंग करेगा, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं एरो के साइन से, अमोनिया ऐसे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, किसके इक्वल, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। फिर ये क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। फिर लिगेंड इसके साथ में ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, जिससे मॉलिक्यूल उसकी ज्योमेट्री आ जाएगी। अब देखो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर के केस में कौन सी ज्योमेट्री आती है, क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहां से एक क्वेश्चन नीट में रहता है, उतारो इसको, पॉज करके उतार लो, उतार लिया।
देखो आगे आपको मैं बता रहा हूं कि ये मान लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 4 5 ऐसे लिख रहे हैं, फिर उसके बेसिस पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन है, उस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ज्योमेट्री क्या होगी, उसको ज्योमेट्री क्या होगी, और फिर उसके एग्जाम्पल ये भी बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको बताएंगे। हालांकि एग्जाम्पल तो आगे कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे, इसके जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, इसका मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, और sp में ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। ये मेटल उसके साथ में 2 लिगेंड ऐसे जुड़ जाएंगे, कैसी होगी, लीनियर। जैसे एग्जांपल लिखूं तो, हालांकि इसको आगे मैं करना भी सिखाऊंगा, जैसे Cn का होल ट्वाइस नेगेटिव ऐसा। और देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2, और sp2 के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो ये वाली ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ज्योमेट्री होती है। देखो AgI3 नेगेटिव ऐसा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3। 3 के केस में क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन मान लो sp3 होता है, कैसे करना है ये बेटा आगे एप्लीकेशन से सीखेंगे अपन। sp3 हो, अभी तो इसको बताने कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में क्या बनता है। अगर sp3 होता तो वहां पर ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ऐसे, ऐसी ज्योमेट्री होती है। इस ज्योमेट्री को बोल देते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल होती है। जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। एक एग्जांपल भी लिख देता हूं, NiCl4 2 नेगेटिव, इस केस में होगी। बाकी बेटा कैलकुलेट करना अपने एप्लीकेशन में सीखेंगे। तो इनको पॉज करके उतारो। उतार लिया। देखो आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वहां पर ज्योमेट्री बताइए आपको टेट्राहेड्रल, और वहां पर आपको देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और हाइब्रिडाइजेशन और dsp2 कैसे आता है ये बेटा सीखेंगे, मैं बोल रहा हूं बार बार। तो यहां पर जो पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz dz, ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं अरेंज बिटवीन द एक्सिस, और 2 ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कौन से, dx2 y2 एंड dz2। और यहां पर जो पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल होता है वो यहां पे होता है dx2 y2, x और y वाला। और यहां पर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, ये ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। एग्जांपल जैसे ये लिख दिया मैंने, NiCN4 2 नेगेटिव, ठीक है। यानी dsp2 हो तो वहां पर क्या बताना, पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल होता है dx2 y2, और ज्योमेट्री कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर। 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन d3sb हो सकता है, जिसको अपन डी ब्लॉक में आगे डिटेल में देखेंगे भी। d3s होता है, यहां पर पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल होते हैं dxy dyz और dzx, और इस केस के अंदर ज्योमेट्री फिर से टेट्राहेड्रल ही होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसमें भी कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। याद है ना, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, VO4 3 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल जिनको अपन डी ब्लॉक में आगे देखेंगे।
तो अगर ये वाला होगा तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D3S। और D3 में भी ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखो आगे, अगर आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर हो 5 और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन मान लो कि आपके पास में आ रहा है sp3d और यहां पर पार्टिसिपेटिंग बेटा d ऑर्बिटल होता है dz²। कब, जब sp3d हो। यहां पर dsp3 में भी पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल dz² हो सकता है। ये कब होता है इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो इस केस के अंदर जब भी dz वाला होता है, यहां पर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल dz² हो, तो वहां पर ज्योमेट्री होती है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये मेटल है, ये ऐसी TBP ज्योमेट्री में रहता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसमें रहता है। एक चीज मैं बता देता हूं, बाहर वाला हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंदर वाले के केस में कब होता है, या तो वीक लिगेंड प्रेजेंट हो या फिर कार्बोनिल हो। कौन, वीक लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कार्बोनिल हो, वहां पर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल कौन सा होगा, dz²। आगे मैं लिखवाऊंगा अभी इसको एप्लीकेशन के अंदर। तो यहां पे एग्जांपल है FeCO5, ये इंपॉर्टेंट है, MnCO5 नेगेटिव, इस टाइप के, या फिर कोई वीक लिगेंड वाला जिसको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, sp3d हो या dsp3, यहां पर d में dz² हो, तो वहां पर ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कार्बोनिल वाला ध्यान में रखना कि कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्स हो और वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो, 5, तो वहां पर ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उतारो इसको बेटा। D3S के एग्जाम्पल ध्यान में रखने, बहुत बार आ चुके हैं, इसको ध्यान में रखना है, CO को एप्लीकेशन में दोबारा आएंगे सब। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 या फिर d2sp3। यहां पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज पहले एक और बता देता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का ही, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो dsp3 और कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहां पर प्रेजेंट होता, पार्टिसिपेटिंग d ऑर्बिटल होता dx²y²। क्या बताया, sp3d होता तब तो कौन सा होगा, dz², वहां पर तो हमेशा TBP होती है। और dsp3 और कार्बोनिल हो तो वहां पर कौन सी होगी, TBP होगी। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो एक्सेप्ट कार्बोनिल, CO के अलावा कौन से स्ट्रॉन्ग वीक होता है वो इसी के अंदर अपन आगे आएगा। तो यहाँ पर dsp3 और वहां पर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल कौन से हो, dx²y² हो, तो वहां पर ज्योमेट्री होती है dxy आ जाता है ना, तो वहां पर x और y एक्सिस वाले आते हैं, प्लेनर एक्सिस होती है, स्क्वायर प्लेनर ये वाली ज्योमेट्री बनती है। 4 तो ये हो गए, एक ऐसे, इसको बोल देते हैं स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। ये होता है स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, जैसे Cu Cn5 3 नेगेटिव, Cu Cn5 3 नेगेटिव। ऐसे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो sp3d2 या फिर कौन सा होगा, d2sp3। बेटा इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, sp3d2 है d2sp3। यानी बेटा ये तो जानते हो ना कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे 6 है तो ये भी 6 होने चाहिए, एक s 3 p हो गए, कितना हो गया 4, और 2 d है, कितना हो गया 6। यहाँ पर इन दोनों ही केस में पार्टिसिपेटिंग d ऑर्बिटल होता है, वो होता है d एक्सिस वाला, dx² y² और dz² दोनों होते हैं। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनती है वो स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल भी बोल देते हैं, दूसरा नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल या फिर होता है ऑक्टाहेड्रल। और यहां पर कोई भी मेटल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 लिगेंड हो, तो वहां पर हमेशा ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। उतारो इसको, नेक्स्ट पॉइंट बताते, लिखिए
देखो नेक्स्ट पॉइंट बताने, ये आपको ज्योमेट्री बताई कि किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री होती है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने कि वीबीटी के अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट डालता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेंट्रल मेटल का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर इफेक्ट डालता है। जबकि वीक लिगेंड होता है वो कोई भी चेंज नहीं करता। कब, जब फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल हो। अगर सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन मेटल हो तो वहां पर वीक लिगेंड होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इफेक्ट डालता है, उसको अफेक्टेड करता है। देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, वीक लिगेंड कौन से होते हैं, ये वैसे तो बताया था सीएफटी ने डिटेल में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे, लेकिन यहीं पे अपन डिटेल में इसको पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट शायद 5 नंबर है जो भी है, तो लिखना साथ साथ में लिखना, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, strong field ligands affected electronic distribution of central metal atom oblique ions। देखो क्या बताया आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो सेंट्रल मेटल का जो भी एटम या आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट डालता है। कैसे अफेक्ट डालता है, बाय मेकिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, बाय मेकिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर। ये क्या करेगा, जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन उसकी पेयरिंग करवा देता। कैसे पेयरिंग होगी उसको भी अपन सीखेंगे। तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू वीबीटी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अफेक्टेड, ये ऊपर वाला शायद आपको सही से नहीं दिखाई देगा तो आप मैं बोल रहा हूं लिख लेना, अकॉर्डिंग टू वीबीटी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अफेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन बाय मेकिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन टू पेयर, while weak field ligands do not affected or change electronic distribution of central atom oblique ion if it belongs to first series of transition metal। ट्रांजिशन मेटल देखो याद करो, ट्रांजिशन मेटल कहां से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से होता है ना। तो फर्स्ट सीरीज कौन सी होती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक वाली, उसमें हो तब ये वाला वीक लिगेंड है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड वाली हो तो ये भी चेंज कर सकता है। आगे लिख रहा हूं, हाउएवर इफ द सेंट्रल मेटल ऑब्लिक आयन बिलोंग टू सेकेंड और थर्ड सीरीज, देन इवन weak ligand weak ligands changes electronic distribution of central metal और आयन। तो बेटा आपको क्या बोला है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब तो कोई भी हो वो चेंज करेगा इफ पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हुआ। लेकिन वीक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज नहीं करता। कब नहीं चेंज करता है, जब किससे बिलोंग होता है वो मेटल फर्स्ट से। अगर फर्स्ट सीरीज के अलावा हो तो वहां पर दोनों ही केस में चेंज होता है। उतारो इसको,
उतार लिया, देखो आगे। पहुंच करके उतार लेना, नहीं उतारा तो। देखो अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में आपको कहीं पर ये लिखा हुआ था sp3d और कहीं मान लो मैंने ऐसे लिख दिया dsp3। एक बार तो d बाद वाला आ रहा है, एक बार d पहले। अगर बाद वाला d आ रहा है ना, इसका मतलब ये सेल का नंबर जो होगा वही सेल का नंबर इसका होगा, वही सेल का नंबर इसका होगा। अगर बाहर वाला d बाहर d लिखा हुआ है तो सेल नंबर सेम रहता है, या आप ये कह सकते हो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम होगी। अगर d पहले लिखा हुआ है तो ये अगर n सेल के हैं तो यहां पर ये d किसका होगा, n-1 सेल का होगा। क्लियर हुआ? अगर हाइब्रिडाइजेशन में d बाद में आ रहा है तो इसका मतलब s और p का जो सेल नंबर है वो d का सेल नंबर है, और अगर d पहले आ रहा है इसका मतलब जो s और p का सेल नंबर है उससे एक सेल नंबर कम है। जैसे ये मान लो 4 है तो ये क्या होगा 3d, जबकि यहां पर ये 4 है तो ये भी कौन सा होगा 4 ही होगा। देखो अब यहां पर ये बता रहे इफ d orbitals of outermost cell, if d orbital of outermost cell या n cell participate in hybridization, then it is known as, बाहर वाला काम में ले रहा है तब इसको बोल देते हैं जनरली इट इज नॉन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक, बाहर वाला आ रहा है तो इसको क्या बोल देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोल देते हैं हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स। जब आउटरमोस्ट सेल यानी n सेल वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस कंडीशन में आपकी क्या रहेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं n रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है जिस सेल का s और p है उसी सेल का क्या होगा d। और इसी के अंदर बोल रहा हूं मैं इफ d ऑर्बिटल्स ऑफ n-1 पेलेंटीमेर सेल, बाहर वाला क्या होता है आउटरमोस्ट सेल, उसके पहले वाला वैलेंस सेल भी बोल देते हो, उसके पहले वाले को क्या बोलते हैं पेलेंटीमेर सेल बोलते हो। इफ d ऑर्बिटल ऑफ n-1 सेल इज पार्टिसिपेट देन इट इज नॉन एज, देन इट इज नॉन एज, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इफ d ऑर्बिटल ऑफ n- सेल इज पार्टिसिपेट किसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन में, देन इट इज नॉन एज, जैसे ये पहले d लिखा ना ऐसे, देन इट इज नॉन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, देन इट इज नॉन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाला पार्टिसिपेट करेगा। स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स या इसी को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोल देते हैं हाइपरलिगेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जब भी बेटा आउटमोस्ट d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अंदर वाला कर रहा है तो इसको इनर ऑर्बिटल। तो यहां पर तो इसका क्या रहेगा n रिमेन सेम, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, और अंदर वाला है तो बेटा ये अगर फोर्थ का आती है कौन से का होगा 3 का। तो जहां पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफर होती है यानी अंदर वाला d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाइपरलिगेटेड कॉम्प्लेक्स। उतारो नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, उतार लिया। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं आपको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। हालांकि बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का जो कंसेप्ट पूरा डिटेल में बताया था वो इसके बाद की जो थ्योरी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसने बताया था। तो देखो उन्होंने क्या बोला था इसके लिए
उसको मैं बता रहा हूं, देखिएगा। नेक्स्ट नंबर है, शायद 6 नंबर है, जो भी है डाल लेना। तो इसके बाद देखो ये था अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वेरियस ligands are arranged in increasing order, in increasing order to their splitting power। ये सब समझाएंगे क्या होता है स्प्लिटिंग पावर। स्प्लिटिंग पावर या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी बोल सकते हो। एंड दस ऑब्टेन सीरीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट में इसको SCS भी लिख देते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो आपको क्या बताया, CFT ने क्या बोला था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है, वीक लिगेंड क्या होता है। उसके लिए उन्होंने बोला था कि जो स्प्लिटिंग ज़्यादा करते, बेटा वैसे तो आगे CFT में डिटेल में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 बिटवीन द एक्सिस होते हैं, 2 अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं। तो आने वाला लिगेंड या तो बिटवीन द एक्सिस आता है या फिर अलॉन्ग द एक्सिस आता है, और D ऑर्बिटल है उसको बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल को सेपरेट कर देता है, ऑन द एक्सिस वाले को सेपरेट कर देता है। और सेपरेटिंग अगर वो गैप ज़्यादा हो तब तो होता है स्ट्रॉन्ग, और वो गैप कम हो तब होता है वीक। और डिटेल अपन पढ़ते हैं इसको CFT में। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा, वीक लिगेंड कौन सा होता है, ये ध्यान में रखना। और जनरली देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो कौन से होते हैं, जहां पर डोनर साइट, जहां पर डोनर साइट हो, वहां पर या तो ऑक्सीजन कार्बन हो डोनर साइट, या फॉस्फोरस हो, या फिर नाइट्रोजन हो। इसमें एक्सेप्ट एजाइड या NO3 नेगेटिव भी आता है। अगर वहां पर डोनर साइट लिगेंड अगर कार्बन से या फॉस्फोरस से या नाइट्रोजन से जुड़ा हो तब उसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वे लिगेंड जहां पर डोनर साइट या तो ऑक्सीजन हो, या वहां पर सल्फर हो, या फिर वहां पर हेलोजन हो। तो ये वाले क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। क्लियर हुआ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जनरली डोनर साइट कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन वाले वीक होते हैं। किसने बताया था, CFT ने। किसके बेसिस पे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, लिगेंड्स का अरेंजमेंट होती है उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और स्ट्रेंथ यहाँ पर होता है स्प्लिट करने की पावर। अब देखो कौन कौन से होते हैं, मैं सभी की सीरीज बना देता हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये होता है CO ऑलमोस्ट इक्वल होता है Cn नेगेटिव, इसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है स्प्लिटिंग की। उसके बाद में आता है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, फिर होता है NO2 नेगेटिव, उसके बाद में होता है इन, फिर आता है या फिनेंथ्रोलिन लिख देते हैं, फीन, जो लगभग बराबर होता है बाइपिरिडिन। CO Cn नेगेटिव, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, NO2 नेगेटिव, यानी डोनर साइड कौन सा है, नाइट्रोजन, फीन, फिर फिनेंथ्रोलिन है ना, 110 फिनेंथ्रोलिन, बाइपिरिडिन, उसके बाद में होता है इन, इथाइलिन डाइमीन, पाइरिडीन जो लगभग बराबर होता है NH3 के, उसके बाद में आता है आइसोथायोसाइनेट। यहां तक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये तो होते हैं यहां तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनरली। उसके बाद में होता है वाटर H2O, फिर होता है O2 नेगेटिव, उसके बाद में यहाँ पे आता है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो के बाद में आता है NO3 नेगेटिव,
फिर आता है SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, फिर आता है ONO नेगेटिव। जब NO2 नाइट्रोजन बाइंडिंग साइट है तब तो स्ट्रॉन्ग होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होता है तब ये वीक होता है। उसके बाद में आता है OH नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, फिर होता है HCN नेगेटिव, फिर ब्रोमाइड आयोडाइड। ये इसकी एक सीरीज बनाई थी, किसने? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। तो यहाँ पर जो डोनर साइड कार्बन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है तब तो स्ट्रॉन्ग है, और ये वाली साइड ऑक्सीजन सल्फर हेलोजन होता है तब ये क्या होता है? वीक। तो इसके बाद वाले आगे वाले क्या हो जाते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर हुआ? दिखाई दे रहा है नीचे तक? मैं एक बार चेक कर लेता हूं कैमरे में। ओके, दिखाई दे रहा है। तो अपन ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, केटाइन का फॉर्मेशन होता है, मेटल अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। फिर जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने वैकेंट ऑर्बिटल है, वो वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन होगा। और कितने कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहां पर पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल कौन सा होता है, और उसके बेसिस पे ज्योमेट्री कौन सी आती है, उसकी एक टेबल बनाई थी, उसको याद रखना है। फिर आपको बताया स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। जहां पर ये डोनर साइट है कार्बन फॉस्फोरस नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर और हेलोजन। साथ में ये भी बोला था स्ट्रॉन्ग वाला क्या करता है? पेयरिंग कर देता है एनपेड इलेक्ट्रॉन की, वीक वाला पेयरिंग नहीं करता। लेकिन ये कंसेप्ट कब अप्लाई होगा वीक वाला? जब ट्रांजिशन मेटल कौन सी हो? फर्स्ट सीरीज वाले। अगर सेकेंड और थर्ड वाले होते हैं तो वहां पर भी पेयरिंग होती है। उतार लिया? ओके। इसके बाद में अपने को पढ़ रहे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर। नेक्स्ट यहां पर जो भी पॉइंट है वो लगा लेना, शायद 7 नंबर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर। हालांकि कलर को आगे फिर से मैं डिटेल में बताऊंगा, इसके एक्सेप्शन ही है कलर में, तो इसकी लिमिटेशन है कलर। तो यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर में इन्होंने क्या बोला था? आफ्टर बॉन्डिंग इफ metal after bonding if metal contain unpaired electrons then complex will be paramagnetic and colored। देखो क्या बोला था इन्होंने, अगर इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग इफ मेटल कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन देन कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक और कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिज्म इज गिवन बाय मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। और इसका इफेक्टिव या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? n इंटू एन प्लस टू अंडर द रूट बोर मैग्नेटॉन, जहां पे n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और bm होता बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट है, bm होता बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, और ये इक्वल होता है EH अपॉन 4πmc CGS में। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, और जनरली कंपाउंड होगा वो कलर्ड होता है। ऐसे ही इफ आफ्टर बॉन्डिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 0, बॉन्डिंग के बाद में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है देन कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। देखो ये बताया था इन्होंने, हालांकि इसको डिटेल में इन्होंने सही से डिस्क्राइब नहीं किया था, इसकी लिमिटेशन में आएगा भी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर देखा जाए तो आपको बॉन्डिंग करनी है, बॉन्डिंग के बाद में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है तो पैरामैग्नेटिक और कलर्ड वीबीटी के अकॉर्डिंग, और अगर बॉन्डिंग के बाद में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक और कलरलेस। क्लियर हुआ? अब इसका अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन। इसको उतार लीजिए,
नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं अपन इसका एप्लीकेशन डिटेल में।